हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग अधात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग कहते हैं। इसी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इनके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया था जो कि था धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो आवर्त सारणी है उसमें जो सभी अधातु तत्व हैं उनको किस दिशा में रखा गया है। तो उनको रखा गया है दाईं दिशा में। अगले में कह रहा है कौन सी जो अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह है ब्रोमीन। अगले में कह रहा है जो गैसीय अवस्था होती है उसमें पाई जाने वाली अधातुएँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएँ हैं उनमें है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ठोस अवस्था है उसमें पाई जाने वाली अधातुएँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है। तो ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएँ हैं। अब अगला देखिए। अगले में कह रहा है जो आवर्त सारणी है उसमें जो अधात्विक तत्व हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, मतलब उनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो देखिए जो हाइड्रोजन है उसको वर्ग 1 में रखा गया है। कार्बन की बात की जाए तो इसको वर्ग 14 में रखा गया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो इसको वर्ग 15 में रखा गया है। ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम की बात की जाए तो इसको वर्ग 16 में रखा गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सबको वर्ग 17 में रखा गया है जिसको हम लोग हैलोजन वर्ग भी कहते हैं। अगला देखिए। अगला है हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है। तो इन सभी को रखा गया है वर्ग 18 में। इसको हम लोग शून्य वर्ग या इसी को उत्कृष्ट गैसों का वर्ग भी कहा जाता है। तो इन सबको यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए पहला जो अधात्विक तत्व है जो कि है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है। तो ये होता है क्षारीय धातुओं के समान। अगले में कह रहा है जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी हेनरिक कैवेंडिश के द्वारा। कब की गई थी। तो 1766 में इसकी खोज की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यह है हाइड्रोजन। अगले में कह रहा है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है जो वनस्पति तेल होते हैं इनका कह रहा है हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो संकलन अभिक्रिया होती है उसी का ये एग्जाम्पल है। देखिए जैसे यहाँ पे बताया भी गया है। देखिए जैसे वनस्पति तेल है इसमें हम लोग हाइड्रोजन मिलाएंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे निकिल उत्प्रेरक के उपस्थिति में। और टेम्परेचर रहेगा 150 से अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पे अभिक्रिया करके ये वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। तो मतलब अगर वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाना है तो ये जो प्रक्रिया है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगला देखिए। अगले में कह रहा है जो बैलून होते हैं जिनको गुब्बारे कहा जाता है इनमें कह रहा है कौन सी गैस भरी जाती है। तो इनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगले में कह रहा है जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो देखिए जो प्रोटियम है उसकी द्रव्यमान संख्या 1 है। ड्यूटेरियम की बात की जाए तो इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। ट्राइटियम की बात की जाए तो इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। अब अगला देखिए। अगले में कह रहा है जो ड्यूटेरियम है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी यूरे और ब्रिकवेड व मार्फी ने। कब की थी। तो 1931 में इसकी खोज की गई थी। अब अगला देखिए जो हैवी वाटर होता है जिसको भारी जल कहते हैं या इसी को हम गुरु जल भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन प्लस जो हैवी हाइड्रोजन होता है जब इनको मिलाते हैं तो इससे क्या होता है जो हैवी वाटर है उसका फॉर्मेशन होता है। अर्थात कह रहा है जो हाइड्रोजन का स्थान होता है वो आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेता है। तो इसी को भारी जल या इसी को हैवी वाटर कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो भारी जल है ये होता क्या है। तो ये ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं जिनको हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं। अगले में कह रहा है भारी जल की खोज किसने की थी। तो ये की गई थी यूरे तथा वासवर्न के द्वारा। कब की गई थी। 1932 में। अब अगले में कह रहा है जो भारी जल है इसका अणुभार क्या होता है। तो ये होता है 20। अगले में कह रहा है जो भारी जल होता है इसका जो घनत्व होता है वो साधारण जल से क्या होता है। तो ये साधारण जल से इसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है। क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि जो साधारण जल होता है उसका अगर हम लोग 5,000वां भाग निकालें तो उसमें से जो एक भाग होगा वो भारी जल का होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इसका घनत्व होगा वो भारी जल का जो घनत्व होगा वो जो साधारण जल है उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा होगा। अब अगले में कह रहा है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसको हम लोग H2O2 कहते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसका होता है H2O2
इसी को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर क्या है, तो ये है H2O2। अब अगले में कह रहा है जो कागज़ उद्योग है, इसमें कह रहा है लुगदी को जो रंगहीन किया जाता है, तो किसका यूज वहाँ पे किया जाता है, तो रंगहीन करने के लिए लुगदी को H2O2 का यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है, तो ये है H2O2। मतलब H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अवकारक का भी काम करता है। अगले में कह रहा है किसका जो उपयोग है पुराने जो तैल चित्र होते हैं, इनको चमकदार व उनके जो रंग हैं उनको पुनः उभारने में यूज किया जाता है, तो ये होता है H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है किसे कह रहा है विरंजक चूर्ण का क्लोरीन के विकल्प के रूप में यूज किया जाता है, तो देखिए ये है H2O2। तो ये H2 जो A2 है, ये विरंजक चूर्ण का क्लोरीन के विकल्प के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जल एक यौगिक है और इसका अणुसूत्र होता है H2O। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है उदासीन। उदासीन क्या कहने का मतलब है, तो इसके pH जो वैल्यू होती है वो 7 होता है, इसीलिए माना जाता है कि जो जल होता है शुद्ध जल वो उदासीन होता है। अब अगले में कह रहा है जो शुद्ध जल होता है इसका विद्युत पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो शुद्ध जल है विद्युत का क्या होता है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। मतलब जो शुद्ध जल होगा उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो नहीं होगी। अब अगले में कह रहा है जो प्राकृतिक रूप से कौन सा जो जल होता है सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, तो ये वर्षा का जल होता है सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। अगले में कह रहा है जो जल सर्वाधिक होता है वो विलायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो जल होता है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो जल होता है वो सर्वाधिक विलायक होता है। अब अगले में कह रहा है जो H2O है जिसको हम लोग जल कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज भार क्या होता है, तो ये होता है 11.11%। अब अगले में कह रहा है हाइड्रोजन गैस का अगर हम लोग 1 मोल जलाते हैं तो 290 किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर हमको 4 ग्राम हाइड्रोजन जलाना है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 580 किलोजूल। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया गया है, तो अगले में कह रहा है जो हवा होती है उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो इसको हवा में जलाने पर जल बनता है। अगले में कह रहा है किस विधि द्वारा जो अशुद्ध जल होते हैं इनसे बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो यह होता है निर्लवणीकरण विधि। अगले में कह रहा है किस गैस का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में यूज़ किया जाता है, तो यह होती है क्लोरीन गैस। इसका उपयोग देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये बनाने में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको हम लोग विष संक्रामक बनाने तथा पानी में जो रोगाणु हैं इनको नाश करने के लिए भी जो क्लोरीन गैस है उसका यूज़ किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो उत्क्रम परासरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आरओ कहते हैं, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये होता क्या है, तो एक छनन विधि है, मतलब ये जल को साफ करने की एक विधि है। कह रहा है इस विधि में एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जल होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। देखिए जैसे बताया गया है जो समुद्री जल है को इसी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मतलब एक तरह से ये क्या होती है, एक झिल्ली होती है पतली सी, जिसमें जो बड़े कण होते हैं नमक के या कह सकते हैं जो बेकार वेस्ट वाटर के जो कण होते हैं उनको यह निकाल देता है, और जो शुद्ध वाटर के कण रहते हैं, जो शुद्ध जल के कण रहते हैं वो उस साइड में चले जाते हैं, और जो अशुद्ध वाटर रहता है इस साइड में बचा रह जाता है। तो यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगले में कह रहा है जो फिटकरी होता है ये गंदा जो पानी होता है को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है। मतलब जो फिटकरी होती है वो गंदे पानी को साफ़ कर देती है। किस प्रक्रिया द्वारा साफ़ करती है इस प्रक्रिया को जान लीजिए, तो इसी को अस्कंदन कहा जाता है। तो मतलब जो अस्कंदन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो फिटकरी होती है वो गंदे जल को साफ़ करती है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो फिटकरी होता है उसको गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन जो होता है वो क्रमशः स्कंदन हो जाता है, उर्णन हो जाता है और अवसादन हो जाता है। इसके द्वारा जो भारी पदार्थ रहते हैं वो जो फिटकरी रहते हैं उसे अपक्रिया कर लेती है, और जो गंदी चीज़ रहती है वो नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए जो जल रहता है वो साफ़ हो जाता है। अब अगले में कह रहा है ब्लू आइस, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो देखिए ब्लू आइस किसे कहते हैं, तो ये ऐसा शुद्ध बर्फ है जो रोगाणु रहित होता है, और इसको कहा जा रहा है कि 2000 से 3000 वर्ष पुराने ये होते हैं, और इनका उपयोग जो होता है विस्की के निर्माण में भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ब्लू आइस होता है वो शुद्ध बर्फ होता है जो रोगाणु रहित होते हैं। अब अगले में देखिए, अगले में ये कह रहा है जो केतली होता है इसमें कह रहा है जल उबालने पर उसकी जो आंतरिक परत होती है उसमें सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। वो किसके कारण जमती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट की परत होती है
उन्हीं के कारण उसमें ये परत जम जाती है। अब अगले में कह रहा है किस गैस की जो होती है गंध वो सड़े हुए अंडे की जैसे होती है। तो ये होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसको हम लोग H2S कहते हैं। तो इसकी गंध जो होती है सड़े अंडे की भांति होती है। अब अगले में कह रहा है धातुओं के साथ जल मिश्रित जो अम्ल होते हैं इनकी अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये है हाइड्रोजन गैस। अब अगले में कह रहा है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये क्या होता है। तो ये द्विपरमाणुक होता है। अब अगले में कह रहा है एक तत्व X है, इसके बाह्यतम कक्षा में कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक जो होंगे उनका सूत्र क्या होगा। तो देखिए जो बताया गया है ये होगा सूत्र इसका XH4। देखिए X बीच में होगा और चारों जो किनारे होंगे यहाँ पे इनका हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो बंधा होगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा XH4। अब अगले में कह रहा है जो मिट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, कोयला होता है, हाइड्रोजन होता है, कह रहा है इनमें से कौन जो न्यूनतम वायु प्रदूषक ईंधन है। देखिए जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो न्यूनतम वायु प्रदूषक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यह स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, इससे जलने से कोई जो प्रदूषण है वो उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसको माना जाता है कि यह न्यूनतम प्रदूषण करता है। अब अगले में कह रहा है जल गैस जिसको वाटर गैस कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग CO कहते हैं प्लस जो हाइड्रोजन होता है H2, इसी के मेल से जो है वो जल गैस बनती है जिसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो अगला है तत्व है वो है कार्बन। कार्बन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला ये कह रहा है कि कौन से तत्व जो होते हैं समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। तो इनमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं या उत्तरदायी थे। अगले में कह रहा है जो प्रकृति है इनमें से कौन सा तत्व जो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो ये होता है कार्बन। क्यों निर्माण करता है, क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो तत्व होता है ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में कह रहा है जो श्रृंखलन का गुण होता है ये क्या होता है। तो देखिए किसी तत्व के जो परमाणु होते हैं इनके आपस में बंधित होने का जो गुण पाया जाता है तो उसी को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो ग्राफीन होता है वो क्या होता है। तो ये कार्बन के नैनो प्रतिरूप होते हैं। अगले में कह रहा है जो ग्राफीन है ये क्या होता है। तो ये एक अणु की मोटाई वाली जो सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है, अर्थात अगर कहा जाए तो ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो कार्बन के अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए जो कार्बन है उसके अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं और क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो दो प्रकार के इसके अपर रूप हैं। अगर अक्रिस्टलीय में देखा जाए तो इनमें देखिए लकड़ी का कोयला है, काजल है, जांतव चारकोल है और जो शर्करा चारकोल है, तो ये सब अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। वहीं क्रिस्टलीय अपर रूप की बात की जाए तो इनमें देखिए ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फुलरीन होता है, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं ये सब क्रिस्टलीय अपर रूप के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है अब तक खोजे गए जो नए गए पदार्थ हैं उनमें से कह रहा है सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है। तो यह है ग्राफीन। इसकी खोज देखिए जाए किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी ऑन्द्रेजिम ऑन व कोस्टाइन नोवेशेल्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी। तो इन्होंने 2010 में इन्होंने इसकी खोज की हुई थी, जिसके लिए इनको 2010 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्राफीन होता है उसकी खोज की गई थी ऑन्द्रेजिम व कोस्टाटिन नोवोशेलेव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिसके लिए इनको 2010 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो केवलार होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ग्राफीन होता है, वह कह रहा है स्पाइडर होता है, स्पाइडर सिल्क, इसमें कह रहा है कौन सा केवल कार्बन से बना होता है। तो देखिए जो ग्राफीन है ये क्या है। ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कार्बन का अपर रूप है, इसलिए ये कार्बन से बना होता है। अब अगले में कह रहा है जो ग्राफीन होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो ग्राफीन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये द्विआयामी पदार्थ है, मतलब ये 2D होता है, जैसे 3D होता है तो वैसे ये 2D है। अगले में कह रहा है उच्च ये विद्युत चालकता का इसमें गुण पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्राफीन होता है उसमें चालकता का गुण भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए उच्च इसमें तापीय चालकता भी पाई जाती है, इसमें उच्च प्रतिरोध भी पाया जाता है। ये कह रहा है ये स्टील की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्राफीन है 200 गुना स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। अगले में कह रहा है लचीलेपन की इसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो आयनकारी विकिरण है ये प्रभावित इससे नहीं होती, मतलब जो आयनकारी विकिरण है ये इसको प्रभावित नहीं कर पाते। अब अगले में कह रहा है जो ये होता है ग्राफीन ये उच्च पारदर्शी भी होता है, उच्च घनत्व के साथ ही साथ ये हीलियम परमाणु को गुजरने नहीं देता।
ये जीवाणुरोधी प्रभाव भी ये रखता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो टच स्क्रीन हैं, एलसीडी हैं, एलईडी हैं, इनके भी निर्माण में ये प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब अगला देखिए, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है मेरी। तो देखिए अगले में कह रहा है कौन सा जो कार्बन का अपर रूप है वो नहीं है। तो ये देखिए ये है ऑक्सोकार्बन। जो ऑक्सोकार्बन है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। अगले में कह रहा है यह एक अकार्बनिक यौगिक है, जो कह रहा है केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। अगले में कह रहा है जो कौन सा है जो कार्बन का अपर रूप है। तो देखिए जो कार्बन के अपर रूप है उनमें है हीरा, ग्रेफाइट है और फुलरेंस हैं। तो ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। अब अगले में कह रहा है जो कृत्रिम ग्रेफाइट होता है इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है। तो ये एचिसन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। अब अगले में कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है ग्रेफाइट की क्या संरचना होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्रेफाइट होता है उसकी षटकोणीय जो जालक सतह होती है जिसको हम लोग हेक्सागोनल लैटाइस लेयर कहते हैं, तो ये इसकी संरचना होती है। तो ध्यान दीजिएगा इंडायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, तो ये होती है हेक्सागोनल। अब अगले में कह रहा है जो ग्रेफाइट है ये विद्युत के सुचालक होने का इनका कारण क्या है, मतलब ये क्यों विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि देखिए जो ग्रेफाइट होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो संपूर्ण जो रवा का जालक होता है इसमें ये गमन कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। अब अगले में कह रहा है जो ग्रेफाइट है इसकी सर्वाधिक प्राप्ति किस राज्य से होती है। तो ये उड़ीसा से होती है। अगले में कह रहा है जो पेंसिल की लेड होती है वो किसकी बनी होती है। तो ग्रेफाइट की होती है। जो पेंसिल में ब्लैक कलर का रहता है जिससे लिखा जाता है तो ग्रेफाइट का बना होता है और ये विद्युत का चालक होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक है वो फ्लो हो सकती है। अब अगले में कह रहा है किसी स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट है इसका स्नेहक के भी रूप में यूज होता है जिसको ल्यूब्रिकेंट कहा जाता है। अगले में कह रहा है कार्बन के जो तीसरे अपर रूप हैं इनकी खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन टीम में कौन कौन सम्मिलित थे। तो इनमें देखिए सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, इसके अतिरिक्त देखिए सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो व रिचर्ड ई स्माले। तो ये इसमें 3 लोग शामिल थे। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो फुलरीन होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है। तो ये होता है C60। अगले में कह रहा है जो वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर हैं इनके नाम पर कौन सा तत्व रखा गया है। तो इनके नाम पर फुलरेंस एक तत्व है जो रखा गया है। अब अगले में कह रहा है जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है ये क्या होता है। तो ये कार्बन यौगिक का एक अपर रूप होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो कार्बन यौगिक है ये बकमिंस्टर उसका ये अपर रूप है। कह रहा है जिसमें जो 60 कार्बन होते हैं वो परमाणु का एक गुच्छा होता है, जो परस्पर जो पंचभुज होते हैं या कह सकते हैं षष्ठभुज से ये बने चतुष्फलक की संरचना से ये जुड़े रहते हैं। तो एक तरह से ध्यान दीजिएगा जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो कार्बन का अपर रूप है। अब अगले में कह रहा है कार्बन के किस अपर रूप की जो संरचना है वो भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो ये होती है फुलरेंस की संरचना। अगले में कह रहा है किसमें कार्बन होता है। तो ये लिग्नाइट में होता है। अगले में कह रहा है जो कार्बनीकरण है इसकी मात्रा के आधार पर कोयले की कितने किस्में हैं। तो कोयले की 4 किस्में होती हैं। देखिए पहले इसमें किस्म है पीट है जिसको हम लोग कोयले की मात्रा के आधार किस्म के आधार पर कहते हैं। तो अगर पीट की बात की जाती है इनमें देखिए कार्बन का जो प्रतिशतता होती है वो 50 से 60% होती है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि कोयले के निर्माण की ये प्रारंभिक अवस्था होती है और इसी को सबसे निम्न कोटि का कोयला भी माना जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और दूसरा प्रकार है कोयले का, इसको हम लोग लिग्नाइट कहते हैं। तो इसमें 60 से 70% तक कार्बन की मात्रा होती है और इसको हम लोग भूरा कोयला के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछा गया है कि भूरा कोयला कौन सा है। तो भूरा कोयला लिग्नाइट होता है। अब अगले में कह रहा है जो बिट्यूमिनस होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो बिट्यूमिनस है उसमें 70 से 86% तक कार्बन पाया जाता है और इसको सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है। ये मुलायम कोयला भी इसको कहा जाता है और इसका जो यूज है घरेलू कार्यों में ये प्रयुक्त किया जाता है। और लास्ट है एंथ्रासाइट। इसमें देखिए जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 90 से 98% तक होता है, इसलिए इसको उच्च कोटि का कोयला भी माना जाता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे धातु कर्म होते हैं जिसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, जहाँ पे धातु का निष्कर्षण से जुड़ी प्रक्रियाएँ होती हैं तो वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो ढलवां लौह है पिटवा लौह है वह स्टील है। कह रहा है मिश्र धातु स्टील में से किसमें कह रहा है कार्बन की मात्रा अधिकतम है। तो देखिए जो ढलवा लोहा है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगले में कह रहा है क्रिस्टलन जिसको हम लोग रवा कहते हैं, इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो इसमें देखिए नमक आते हैं, चीनी आते हैं, हीरा आता है, क्वार्ट्ज आता है, बर्फ आता है, ग्रेफाइट आता है। ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलन जिसको हम लोग रवा कहते हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। जबकि देखिए जो गंधक है क्रिस्टलन की श्रेणी में नहीं आता। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
जो हीरे का प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, तो ये है किम्बरलाइट पत्थर। तो जो किम्बरलाइट पत्थर है इसी से हीरा का निर्माण होता है। अगले में कह रहा है कुलिनान, जो होप है, और जो कोहिनूर है वह पीठ है, ये सब क्या हैं, तो ये सब हीरे की किस्में हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सर्वप्रथम किसने कृत्रिम हीरे का निर्माण किया था, तो ये किया था मोयांसा ने। कब किया था, 1893 में। अगले में कह रहा है शुद्ध हीरा क्या होता है, तो ये पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अगले में कह रहा है जो काले रंग के हीरे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको बोर्ट या इसी को कार्बोनेडो कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो हीरा होता है ताप व विद्युत का क्या होता है, तो ये कुछ अलग होता है, मतलब इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं होती। अगले में कह रहा है हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो ये नियमित होती है और चतुष्फलकीय होती है, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल। अगले में कह रहा है किससे कांच पर जो उत्कीर्ण या खरोंच है ये खरोंचा जा सकता है, मतलब कह रहा है जिससे कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है, तो किससे होता है, तो ये हीरे से हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो सकता है। अगले में कह रहा है हीरे के बिक्री की इकाई क्या होती है, तो ये कैरेट में बिकता है, और एक कैरेट देखिए जो होता है वो इक्वल होता है 0.2 ग्राम के। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो सल्फर है, सिलीनियम है, ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है, इनमें से कह रहा है कौन सी अधातु विद्युत चालक है, तो देखिए जो सिलीनियम है, ध्यान दीजिएगा, जो सिलीनियम है ये अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत की चालक है। अगले में कह रहा है कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो देखिए जो मीथेन है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। अब अगला तत्व है सिलिकॉन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम लोग SiC से डिनोट करते हैं, इसी को सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। इसे कह रहा है कि जो कार्बोरेंडम है ये भी इसको कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कार्बोरेंडम है या सिलिकॉन कार्बाइड है ये कृत्रिम हीरे को कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो सीमेंट का मुख्य घटक है ये क्या है, तो इसमें सिलिका होती है जिसको हम लोग SiO2 कहते हैं, इसे बालू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पॉपुलर नाम क्या है, बालू है। अब अगले में कह रहा है जो सिलिका होती है अर्थात बालू का रासायनिक समीकरण क्या है, तो ये है SiO2, और इसका अगर देखा जाए सूत्र क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक रूप में सिलिका डाइऑक्साइड। ये बालू का क्या है, ये रासायनिक सूत्र है SiO2। अब अगले में कह रहा है जो नाइट्रोजन तत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। अगले में कह रहा है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 78%। अगले में कह रहा है जो प्रयोगशाला है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जो सोडियम नाइट्रेट है इसके मिश्रित घोल को अगर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो कौन सी गैस बनती है, तो ये नाइट्रोजन गैस बनती है। अगले में कह रहा है नाइट्रोजन का अणु होता है, तो ये द्विपरमाणु एवं अध्रुवीय अणु होता है। अगले में कह रहा है कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण कह रहा है, कौन सी विधि है, तो ये है हैबर विधि व बकलैंड विधि, तो इसकी दो विधियाँ हैं। अब अगले में कह रहा है जो विनाइट्रीकरण है इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो ये देखिए जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं इनका नाइट्रोजन में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तो इसी को विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें देखिए ये जो क्रिया होती है इसमें कुछ जीवाणुओं द्वारा ये जो क्रिया है ये संपन्न कराई जाती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगले में कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो ये होती है 46%। अगले में कह रहा है नाइट्रोलियम के नाम से किसे जाना जाता है, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है, तो इसको हम लोग कैल्शियम साइनाइड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaCN2। अगले में कह रहा है जलती हुई माचिस की तीली को नाइट्रोजन से भरे जार में, ध्यान दीजिएगा, जार में ले जाने पर क्या होता है, तो माचिस की जो तीली रहेगी वो बुझ जाती है। एक तरह से देखा जाए तो जो नाइट्रोजन की गैस होती है वो जो आग होती है उसको जलने से रोकती है। अगले में कह रहा है जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे पैकेट के जो खाद्य हैं जिनको चिप्स कहते हैं, जैसे रखे रहते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जो पैकेट में पैक रहती हैं, तो उनको कह रहा है उनको ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो और जल्दी ख़राब ना हो। अगले में कह रहा है हंसी उत्पन्न करने वाली गैस, इसको हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं, ये किसे कहते हैं, ठीक कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, इसका फार्मूला है N2O। इसका उपयोग कह रहा है निश्चेतक के रूप में भी यूज़ होता है। अगले में कह रहा है विद्युत बल्ब में रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि देखिए ये जो गैस है दहन क्रिया को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए क्या होगा जो उसका तंतु होगा वो अस्फित नहीं होता और वो ख़राब जल्दी नहीं होता। अगले में कह रहा है जो लेड नाइट्रेट है इसको गर्म करते समय लाल भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है, तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
जिसको हम लोग NO2 के नाम से जानते हैं। अगले में कह रहा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ये NH3 है। अब अगला कह रहा है लिथियम जो नाइट्राइड है इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये है Li3n। अगले में कह रहा है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो ये है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। अगला है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो ये है NH4Cl। अब अगले में कह रहा है जो अस्तबल हैं या जो पेशाब खाने या शौचालय हैं उनमें कौन सी गैस जो होती है उसकी गंध आती है, तो इसमें अमोनिया की गैस की गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि देखिए जो अमोनिया होती है ये लवण विच्छेदित होकर अमोनिया उत्पन्न करती है। जो मतलब जो अमोनियम है, जो अमोनियम लवण है, जो अमोनियम लवण रहता है वो विच्छेदित होकर अमोनिया को उत्पन्न करता है और जो अमोनिया गैस होती है वो काफ़ी दुर्गंध युक्त होती है। अब अगले में कह रहा है जो अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किस विधि द्वारा होता है, तो ये हैबर विधि द्वारा होता है और उत्प्रेरक के रूप में इसमें लोहे का यूज किया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो द्रव अमोनिया है इससे संबंधित सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है द्रव जो अमोनिया है इस कह रहा है कि बोतलों को कुछ समय तक बर्फ में रखने के पश्चात ही इसको खोला जाता है। अगले में कह रहा है जो द्रव अमोनिया है इसका वाष्प दाब अधिक होता है। अगले में कह रहा है जो अश्रु गैस है जिसको हम लोग टीयर गैस कहते हैं इसमें यूज होता है, तो टीयर गैस में अमोनिया का यूज होता है। अब अगले में कह रहा है चिली सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो चिली सॉल्ट पीटर है ये सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3। अगले में कह रहा है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को जिसका फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। अगला कह रहा है सोडा किसे कहते हैं, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं और फॉर्मूला होता है KNO3। अब अगले में कह रहा है स्मेल्टिंग सॉल्ट किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं जो अमोनियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3, तो इसी को स्मेल्टिंग सॉल्ट भी कहते हैं। अगले में कह रहा है हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो रॉकेट ईंधन में होता है। अगले में कह रहा है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि देखिए जो नाइट्रोजन गैस का दबाव होता है ये कम होता है, इसके कारण जो टायर के विस्फोट होने की संभावना रहती है वो कम हो जाती है। अब अगले में कह रहा है जो कीटभक्षी पौधे होते हैं किस मृदा में उगते हैं, जिसमें किस तत्व की कमी रहती है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। अगला देखिए अगले में इसी में ये कह रहा है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए जो कीड़े होते हैं उनको पकड़कर उनका पाचन करके जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। अब अगला तत्व है ऑक्सीजन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा हुई है, तो ये कॉल सीले के द्वारा कब हुई है, 1772 में हुई है। अगले में कह रहा है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें 2 परमाणु होते हैं जो द्विसंयोजक बंध होता है उससे ये बंधे रहते हैं। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, तो ये है 32। अगले में कह रहा है ऑक्सीजन गैस को ठंडा करने पर वह किस रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी होती है। अब अगले में कह रहा है कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस है। अगले में कह रहा है किस गैस को प्राणवायु लाइफ एयर कहते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ही है। अगले में कह रहा है जो कृत्रिम श्वसन होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कहते हैं, इसके लिए कौन सी गैस का मिश्रण यूज किया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ इसमें हीलियम गैस का मिश्रण यूज होता है। अगले में कह रहा है ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं जिनको हम लोग UV रेज कहते हैं इनके प्रभाव से ही जो ओजोन है उसका फॉर्मेशन होता है। अगले में कह रहा है ओजोन किसका अपर रूप है, जिसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। अगले में कह रहा है ओजोन गैस की गंध कैसे होती है, तो ये सड़ी मछली की तरह होती है। अगले में कह रहा है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके लिए पृथ्वी की छतरी का कार्य कौन सी गैस करती है, तो ये होती है ओजोन गैस। अब अगली गैस है सल्फर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला इसमें यह कह रहा है सल्फर का साधारण नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग ब्रिमस्टोन के नाम से जानते हैं। अगले में कह रहा है किस अधातु को तांबे का शत्रु कहा जाता है, तो ये सल्फर को कहा जाता है, तांबे का शत्रु कहा जाता है इसको। अगले में कह रहा है प्याज है, लहसुन है, अंडा है व सरसों तेल है आदि पदार्थों में गंध के लिए कौन सी अधातु उत्तरदायी है, तो इसमें सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो गैस होती हैं विशेष प्रकार की वो आती हैं। अगले में कह रहा है जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो जो एसिड है या सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है, तो इसको ये सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। अब अगले में कह रहा है जो बाल्कनीकरण है जिसको हम लोग बाल्कनाइजेशन कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या है, तो ये प्राकृतिक रबर में जो सल्फर है इसको मिश्रित करने की प्रक्रिया ये कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो रबर होता है इसको मजबूत बनाया जाता है, इसमें लोचशीलता लाई जाती है और इसी की वजह से ये स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। अब अगले में कह रहा है किस अम्ल को रसायनों का सम्राट जिसको हम लोग केमिकल्स किंग कहते हैं ये कहा जाता है,
तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे कशिश का तेल जिसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रल कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगले में कह रहा है एलपीजी सिलेंडर के लीक होने का पता हमें किस गैस की गंध से पता चलता है, तो ये होता है मिथाइल मरकैप्टन। बेसिकली इसमें जो सल्फ़र होता है इसी से मिथाइल मरकैप्टन को बनाया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो शधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ओलियम का जो रासायनिक समीकरण है ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा शधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए या पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए या ओलियम कहिए, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2S2O7। तो इन सब का ये फॉर्मूला है। अब हैलोजन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हैलोजन कह रहा है किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। अब अगले में कह रहा है हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो 17वें वर्ग में रखा गया है, जिनमें देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है, तो अगले में कह रहा है कौन सा जो तत्व है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो देखिए जो हैलोजन तत्व हैं क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अगले में कह रहा है हैलोजन वर्ग का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये फ्लोरीन है। अगले में कह रहा है हैलोजन तत्वों का बाह्यतम कोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है कौन सी जो गैस होती है गले, नाक और फेफड़े का गहरा असर करती है, तो ये क्लोरीन गैस होती है। अगले में कह रहा है कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो ये क्लोरीन गैस है। अगले में कह रहा है क्लोरीन गैस की औद्योगिक स्तर पर निर्माण की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं, तो इनमें देखिए वेल्डन विधि है, डीकन विधि है, इसके अतिरिक्त देखिए इसमें केल्विनर सॉल्वे विधि है, नेल्सन विधि है। तो ये सारी विधियाँ हैं क्लोरीन गैस को बनाने की। अब अगले में कह रहा है जो क्लोरीन गैस है चूने के साथ अभिक्रिया करके किस पाउडर का निर्माण करती है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। अगले में कह रहा है कमरे के ताप पर कौन सा द्रव जो होता है तत्व वो द्रव अवस्था में रहता है, तो ये ब्रोमीन होता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो मरकरी है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो पीड़ाहासी या पीड़ानाशक जिसको कहते हैं पीड़ाहारी, इसके रूप में हैलोजन वर्ग के किस तत्व का यूज करते हैं, ये ब्रोमीन का यूज किया जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है जो ब्रोमीन होता है ये साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में ये पाई जाती हैं। अब अगले में कह रहा है जो ब्रोमीन होती है इसकी प्राप्ति का बहुमूल्य स्रोत क्या है, ये भारत के कच्छ का जो रण है वहाँ पे पाया जाने वाला जो ब्राइन घोल है उसी से यह प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है नींद लाने की दवा के रूप में किसका यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इनमें से कह रहा है कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, तो यह है आयोडीन। ये सामान्य ताप पर देखिए अगर देखा जाए तो जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब गैसें हैं, जबकि जो ब्रोमीन है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो ठोस आयोडीन है इसका रंग क्या होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है और इसमें धातुई जो चमक है वो पाई जाती है। टिंचर आयोडीन कह रहा है कि इसका मिश्रण है, तो ये आयोडीन और जो एथाइल एल्कोहल है इसका मिश्रण है ये। अगले में कह रहा है आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है सोडियम नाइट्रेट। अगले में कह रहा है किस किस्म की जो समुद्री घास हैं इनमें कह रहा है आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये होता है लैमिनेरिया, ये एक प्रकार का शैवाल है। अगले में कह रहा है हैलोजन वर्ग का कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय गुण रखता है, तो ये होता है एस्टेटीन। ये कह रहा है ठोस धातुओं में सबसे भारी तत्व भी होता है। अब अगला देखिए कुछ और बचे हैं उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेगमेंट। तब देखिए अक्रिय गैसों से रिलेटेड दिया गया है, तो इसमें पहला कह रहा है अक्रिय गैसों के जो तत्व हैं इनको आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो इनको शून्य वर्ग में रखा गया है जिसको हम लोग 18वां वर्ग कहते हैं। और इनमें देखा जाए तो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडॉन है, तो ये सभी गैसें इसमें पाई जाती हैं। अगले में कह रहा है कि अक्रिय जो गैसें होती हैं उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो इनके उत्क्रिय गैस उनको हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं जिसको हम लोग नोबल गैस इंग्लिश में कहते हैं, या इसी को दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है कौन सी जो अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं, तो देखिए हीलियम पाया जाता है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। तो देखिए जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती थी, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती थी, कि ये रेडॉन गैस है। अब अगले में कह रहा है उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव का मान कितना होता है, तो ये एक आवर्त में ये अधिकतम होता है। अब अगले में कह रहा है दुर्लभ गैसें जो होती हैं सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थिर होता है, मतलब इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी आपूर्ति इतनी होनी ही चाहिए, तो इसीलिए क्या होते हैं ये अक्रिय रूप में होते हैं। अब अगले में कह रहा है अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, गैसें होती हैं तो ये एक परमाणुक होती हैं और रासायनिक रूप से ये अभिक्रियाशील होती हैं, अक्रियाशील होती हैं। अब अगले में कह रहा है 3 तत्व हैं XYZ, इनके कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2 8 7 हैं, 2 8 2 हैं, 2 8 8 हैं,
तो कह रहा है जेड जो होगा तत्व किस वर्ग का सदस्य होगा, तो ये होगा वर्ग 18 का। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब बाह्य कक्षा है इनमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये निष्क्रिय गैसों का एग्जाम्पल है। अब अगले में ये कह रहा है कि किस निष्क्रिय गैस के जो बाहरी कक्ष हैं उनमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है हीलियम, और यह हल्की व अज्वलनशील गैस भी होती है। अगले में कह रहा है हीलियम की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। अगले में कह रहा है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम भरी जाती है। हीलियम जो गैस होती है वो हल्की होती है और इससे क्या होता है वायुयान को ऊपर उठाने में मदद भी करती है। अगले में कह रहा है जो मौसम संबंधी जानकारी है इसको प्राप्त करने के लिए जो बैलून होते हैं जिनको गुब्बारे कहते हैं उनमें कौन सी घड़ी जो गैस होती है वो भरी जाती है, तो ये हीलियम गैस उसमें भरी होती है। अगले में कह रहा है जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनके द्वारा जो सांस ली जाती है उनमें किस गैसों का उपयोग किया जाता है, तो उनमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए जो अधिक दाब पर जो हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, इसकी अपेक्षा यह रक्त में कम विलेय होती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है दमा के जो रोगी हैं इनको कृत्रिम श्वास हेतु कौन सी गैस है इसका उपयोग में लाया जाता है, तो हीलियम के साथ ऑक्सीजन गैस का मिश्रण में यूज में लाया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो ट्यूबलाइट है इनमें कौन सी, इनमें कह रहा है निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी रहती है, तो इनमें देखिए नियॉन और पारद वाष्प इनका मिश्रण इसमें भरा जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो हवाई अड्डों पर विमान चालक होते हैं उनको संकेत देने के लिए किस लैंप का यूज करते हैं, तो ये होता है नियॉन लैंप, क्योंकि ये कोहरे में भी अधिक चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए जो संकेत होते हैं उनमें आसानी होती है। अब अगले में कह रहा है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो ये ऑर्गन पाई जाती है। ऑर्गन की खोज किसने की थी, तो ये रैमसे ने की थी। ऑर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो धातु है धातु के साथ इसकी उपक्रांतिता कम होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है कौन सी जो अक्रिय गैस है वो सर्वाधिक यौगिक बनाती है, तो ये जेनॉन है। अगले में कह रहा है अजनबी गैस जिसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, मतलब जो अजनबी गैस होती है किस सक्रिय गैस को कहते हैं, तो ये जेनॉन को कहते हैं। अब अगला है कैंसर के उपचार में किस गैस का यूज करते हैं, तो ये रेडॉन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो ये हम लोगों का टॉपिक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा ये मिश्र धातुओं से संबंधित होगा, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।